नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एनुअल रिटर्न के बारे में। हाँ जी दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की GSTR 9 मतलब कि एनुअल रिटर्न लाइव हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पे। ऐसे में एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले आपको टेबल वाइज डिटेल समझना होगा कि कौन सी टेबल में क्या डिटेल जाएगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको एनुअल रिटर्न में जाना होगा। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद यहाँ से ले लेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो गया। सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ से नो पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म, एनुअल रिटर्न का फॉर्म, GSTR 9 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपकी टेबल वाइज डिटेल एक एक करके जाएगी। तो चलिए टेबल वाइज डिटेल भर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको टेबल वाइज डिटेल बताऊंगा कि कौन सी टेबल में क्या क्या डिटेल जाएगी। इसके अंदर टेबल नंबर 6 में चेंज आया है, नई टेबल को ऐड किया गया है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं एडवाइजरी भी लेके चलूँगा। 24-25 9 और 9C के लिए एडवाइजरी दिया है GSTN ने, इसको भी साथ के साथ रीड करेंगे और टेबल को भी समझेंगे। तो बोलता है कि 9 और 9C 24-25 का ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम पे एनेबल कर दिया गया है। डाटा जो ऑटो पॉपुलेट आएगा R1 और 3B के अकॉर्डिंग आएगा। 9 और 9C तभी दिखेगा जब 24-25 की R1 और 3B फाइल होगी टैक्स पेयर की। R1 3B पेंडिंग होती है तो 9 और 9C एनेबल नहीं होगा। टैक्स पेयर 9 और 9C फाइल नहीं कर सकते, R1 और 3B फाइल नहीं होती है 24-25 की। तो फिर एक जो चेंजेस है वो टेबल 8A के अंदर है। टेबल 8A में बोल रहे हैं कि 9 के अंदर जो डाटा आएगा टेबल 8A का मतलब टेबल 8A में जो डाटा उठ के आएगा GSTR 9 में, वो 2B से उठ के आएगा। ठीक है, इसमें दो बड़े चेंजेस है कि जैसे कि 24-25 की 2B से उठ के आया, तो दो बड़े चेंजेस ये है कि इसमें वो भी इनवॉइस इंक्लूड हो जाएंगे जो आपने 25-26 की 2B के अंदर इनवॉइस आ रहे थे 24-25 का, समझे। मतलब 24-25 का इनवॉइस 25-26 की 2B में आ रहा था, वो इनवॉइस भी टेबल 8A में इंक्लूड होगा। और वो इनवॉइस एक्सक्लूड हो जाएगा जो 23-24 का 24-25 में आ रहा था 2B के। ठीक है, तो ये टेबल 8A में चेंजेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि IMS पे एक्शन लेने पे IMS का इम्पैक्ट GSTR 9 पे पड़ेगा। नहीं, IMS का इम्पैक्ट GSTR 9 पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि IMS का इम्पैक्ट GSTR 2B पे पड़ता है। जो भी IMS में एक्शन लेते हो उसके बेसिस पे 2B जनरेट होता है। तो टेबल 8A का पार्ट 2B है, IMS नहीं है। IMS में कोई भी एक्शन होगा तो उसका इम्पैक्ट आपको 9 में नहीं दिखेगा। फिर बोलते हैं कि जो नई रिटर्न इंक्लूड की गई थी GSTR 1A, उसके अंदर कोई सप्लाई अमेंड कर दी गई है या कोई सप्लाई ऐड की गई है GSTR 1A के थ्रू, तो क्या उसका इफेक्ट GSTR 9 के टेबल 4 और 5 में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा दोस्तों। 24-25 के लिए अगर आपने GSTR 1A फाइल किया है, ठीक है, तो टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। टेबल नंबर 4 क्या है? देखिए, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, डिटेल ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई में ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। टैक्स पेबल रहेगा तो 4 में जाएगा, टैक्स पेबल नहीं रहेगा तो 5 में जाएगा। टैक्स पेबल कौन कौन सी सप्लाई नहीं होगी? जैसे कि एक्सपोर्ट वाली सप्लाई हो गई, ठीक है, रिलेटेड सप्लाई हो गई, एग्जाम सप्लाई हो गई, नॉन GST सप्लाई हो गई, ये ऐसी सप्लाई इस पर टैक्स पेबल नहीं बनता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 6A1 के अंदर कौन सी डिटेल जाएगी और क्या अमाउंट जाएगा। तो टेबल नंबर 6 में एक नया टेबल इंसर्ट किया गया है, टेबल 6A1। ये दिखाता हूँ, देखिए ये है टेबल नंबर 6। देखिए यहाँ पे एक नया रॉ इंसर्ट कर दिया गया है, ये वाला, ये 6A का A1। तो यहाँ बोलते हैं कि ITC पिछले साल का यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ITC अवेल्ड किया इन द फाइनेंशियल ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अदर देन रिक्लेम, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। 6 में बेसिकली ITC की डिटेल जाती है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने अवेल किया है। तो बोल रहे हैं कि पिछले साल का ITC आपने इस साल क्लेम किया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे दो। जैसे ही दे दोगे तो ये डाटा उठ के 3B से आता है, तो 3B में से उतना अमाउंट लेस कर देगा जो आपने पिछले साल का इस साल क्लेम किया है। फिर इस अमाउंट को रिकन्सिलेशन के लिए पर्पज से ले जाएगा टेबल 8A में उठा के। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा टेबल नंबर 6 के अंदर। आगे बात कर ले तो
आपका कोई भी रीक्लेम रहता है ना, देखो यहाँ पे इनकी एडवाइजरी भी पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं टेबल 6A(1) से रिलेटेड। तो कह रहे हैं कि 6(1)(a) के अंदर जो डाटा कैप्चर होगा आईटीसी का, वो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टैक्स पेयर ने जो क्लेम किया है 24-25 की GSTR 3B में, ऐसे डाटा या ऐसे अमाउंट की रिपोर्टिंग करनी होगी। मतलब कि आईटीसी जो 23-24 से रिलेटेड है प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उसका क्लेम करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, तो ऐसी आईटीसी की रिपोर्टिंग वहाँ जाएगी। लेकिन अगर कोई आईटीसी रीक्लेम किया है आपने, ठीक है, 24-25 के दौरान, उसको 6(1)(a) में नहीं दिखाएंगे। उसके लिए एक सेपरेट टेबल है, रीक्लेम के लिए 6H में रिपोर्ट करना होगा। दिखाता हूँ टेबल नंबर 6, इसका H आ जाता है। ये अमाउंट ऑफ आईटीसी रीक्लेम प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो रीक्लेम जितना आपने किया उसकी डिटेल यहाँ देंगे। कोई रीक्लेम नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आगे 7वें नंबर पर बोलता है कि उस तरह की आईटीसी की रिपोर्टिंग कहाँ होगी 24-25 का, जिसका हमने पहले रिवर्स किया बाद में रीक्लेम किया। तो बोल रहे हैं कि इसको समझो एग्जाम्पल के थ्रू, और यहाँ पे ये 7 से रिलेटेड है, ये 7 का ही है, 7 से रिलेटेड बोल रहे हैं कि आईटीसी जो है ऑटो पॉपुलेटेड आपका उठ के आता है 3B से। तो 24-25 में जो भी आपने 3B फाइल किया होगा टेबल 4A उठ के आ जाएगा ऑटो पॉपुलेटेड। ये टेबल 6A में आता है, ठीक है। रिवर्सल को तो रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 7 के अंदर, ठीक है, और रीक्लेम को रिपोर्ट करना है 6H में। तो जो भी रिवर्सल किया होगा आपने ड्यूरिंग द ईयर या रीक्लेम किया होगा उसकी टेबल प्रॉपर है 9 के अंदर। तो अगर रिवर्सल किया तो 7H में देंगे और रीक्लेम किया तो 6H में देंगे। 7H की टेबल ये निकाल देते हैं, ये देखिए 7H आपका जो भी रिवर्सल है अदर में डाल के यहाँ पे दे दोगे अदर रिवर्सल। फिर बाद में अगर रिक्लेम किया है तो 6 के अंदर रिक्लेम वाले कॉलम में डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू बता रहे हैं कि मिस्टर ए जो है 100 रुपये IGST क्लेम कर रहा है अप्रैल में और रिवर्स कर रहा है अक्टूबर 24 में। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सप्लायर, 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुई और रूल 37 के अकॉर्डिंग तो वो रिवर्सल कर रहा है। सेम रीक्लेम कर लिया उसने मार्च 25 में। पेमेंट जब पार्टी को कर दी गई 4 मार्च 25 को पेमेंट कर दी गई तो रीक्लेम कर लिया। रिपोर्ट विल बी 9 अंडर एस। देखो ओरिजिनल क्लेम 6B के अंदर है, रिवर्सल जो जाएगा 7A में जाएगा, टेबल इन द टेबल 7A। टेबल 7A में क्या है देखिए, 7A दिखाता हूँ। ये रूल 37 के हिसाब से रिवर्सल है तो 7A में रिवर्सल की डिटेल जाएगी, और जब इसको रीक्लेम कर लेंगे तो 6H में देंगे। 6H क्या है, ये रहा रीक्लेम की डिटेल, अमाउंट ऑफ आईटीसी रीक्लेम, रिवर्सल टेबल नंबर 7 में और रीक्लेम टेबल नंबर 6H में। रिवर्सल यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं रिपोर्ट, लेकिन अगर रूल के अकॉर्डिंग है, इनमें से कोई रूल के अकॉर्डिंग है तो रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं रिपोर्ट रिवर्सल को, जैसे इस केस में था। 8वें बोलते हैं कि आईटीसी की वैल्यू जो है वो 23-24 की, उसको रिवर्स कर दिया 23-24 में, लेकिन रीक्लेम किया 24-25 में। ऐसे आईटीसी की डिटेल कहाँ जाएगी? तो बोल रहे हैं आईटीसी जो परटेन कर रहा है, मतलब 23-24 फाइनेंशियल से रिलेटेड है, उसको पहले रिवर्स किया, देन उसके बाद 24-25 में क्लेम किया। तो बोल रहे हैं कि इस तरह के आईटीसी की रिपोर्टिंग 6A(1) में करना है, क्योंकि ये आईटीसी टेबल 6A में इनक्लूडेड है। देखो बोल रहे हैं कि ऐसा आईटीसी, बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास आईटीसी जो था मैंने 23-24 में रिवर्स किया, लेकिन 24-25 में रीक्लेम कर लिया, तो उसको कहाँ रिपोर्ट करूँ? तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह के आईटीसी को 6A(1) में रिपोर्ट करो, क्योंकि ये आईटीसी आपका 6A में इंक्लूड है। जब आपने रीक्लेम किया तो 3B में आ गया, ठीक है, 3B में आ गया 4A के अंदर। तो जो 4A में मैंने आईटीसी लिया है वो पिछले साल का भी है, जो मैंने इस साल क्लेम किया है, पिछले साल रिवर्स कर दिया था, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि उस तरह की रिपोर्टिंग आप दे टेबल 6A(1) के अंदर। If ITC pertain to financial year 23-24 was claimed reverse the financial year 23-24 but the reclaim other than ये अगर रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर 7 में जाएगा। कितना रिवर्सल हो रहा है, कितना, वो भी पिछले साल रिवर्स किया, करंट ईयर में रिक्लेम किया, सेम ईयर में अगर रिवर्स एंड रिवर्सल किया तो 7 में दो दो और 6 में दे दो रिपोर्ट। दो अलग अलग ईयर आ गए तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा आपको समझ के देना पड़ेगा।
में रिपोर्ट करेंगे, फिर 6A1 के अंदर रिपोर्ट करेंगे पिछले साल का, अगर इस साल क्लेम किया है तो उसके अकॉर्डिंग। कह रहा है कि आईटीसी जो है वो 24-25 से रिलेटेड है, लेकिन इसको रिवर्स कर दिया 24-25 में और रीक्लेम कर रहे हैं 25-26 में। ऐसी रिपोर्टिंग कहाँ जाएगी? तो बोल रहे हैं कि भाई देखो, टेबल 4A का जो डाटा है 3B का उठ के आएगा अप्रैल 24 से मार्च 25 का, ठीक है। तो जो आईटीसी आपने रिवर्स कर दिया 24-25 में और उसको 25-26 में क्लेम किया है, ऐसे आईटीसी की डिटेल, रिवर्सल की डिटेल आपको टेबल नंबर 7 में देना है और टेबल नंबर 6 में देना है, ठीक है। क्लेम शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 6B, रिवर्सल शुड बी रिपोर्टेड टेबल नंबर 7। तो कह रहे भाई ऐसे आईटीसी जो 24-25 के अंदर आपने रिवर्स किया, 25-26 में क्लेम किया, तो रिवर्सल की डिटेल टेबल नंबर 7H में दोगे, ठीक है। 7H कहाँ है? बाहर निकलोगे, ये है टेबल नंबर 7H, यहाँ पे है ये H, इसमें दोगे इस तरह की आईटीसी की डिटेल। फिर आईटीसी अगर रीक्लेम किया गया है अदर देन रूल 37A के अकॉर्डिंग है, तो रीक्लेम की डिटेल 25-26 की जब 9 फाइल करोगे ना, तो उसके अंदर 6A1 में देना होगा, नेक्स्ट ईयर की 9 में देना होगा। बोल रहे हैं कि क्या कोई चेंज किया गया है टेबल नंबर 6M में? भाई 6M में कोई चेंजेस नहीं है। 6M में जो रिपोर्ट पहले जाती थी वही सेम रिपोर्ट आपको यहाँ देनी होगी। ये अगर आईटीसी आपने क्लेम किया है थ्रू आईटीसी 01, 02 या आईटीसी 02-1A या फॉर्म ट्रेन के थ्रू, अगर आपने आईटीसी क्लेम किया आईटीसी 01, 02 और 02A के अकॉर्डिंग, तो उसकी डिटेल जाएगी अदर देन GST या 3B और ट्रेन फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं इसमें। ये बोल रहे टेबल 8 एक्सेल, टेबल 8 का एक्सेल मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल इनवॉइस वाइज डिटेल को देख सकते हो। ये कह रहा है कि इनवॉइस GSTR1 में सप्लायर ने 24-25 का 25-26 में रिपोर्ट किया, मतलब अप्रैल 24 से अक्टूबर 25 के बीच में। तो ऐसे आईटीसी को 9 में कैसे रिपोर्ट करें? क्या ये टेबल 8A का पार्ट बनेगा? देखो, इस तरह की आईटीसी नेक्स्ट ईयर की 2B में चला गया और नेक्स्ट ईयर की 2B का डाटा टेबल 8A में दिखेगा, टैक्स पर उसको देख सकते हैं। यानी 25-26 का अप्रैल 26 से लेके अप्रैल 26 से लेके अक्टूबर 26 तक की जो 2B जाएगी उसमें वो इन्वॉइस उठ के आएगा। ऐसे में इस तरह के इन्वॉइसेस को आप देख सकते हो और ये वाले इन्वॉइस जो हैं वो टेबल 8A का पार्ट भी बनेगा। GSTR 9C क्या है? उसके बोल रहे हैं टेबल 8C क्या है GSTR 9 में। टेबल 8C जो है आईटीसी अगर करंट ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाई पीरियड तक लिया है तो उस तरह की आईटीसी की डिटेल देनी पड़ेगी। कह रहा है 8C में बोल रहा है कि टेबल 8C क्या है? तो टेबल 8C वो टेबल है जहाँ पे ऐसे आईटीसी जो मिस कर दिया आपने, उसका क्लेम नहीं किया, वो आईटीसी रह गया और उस आईटीसी का क्लेम आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाई पीरियड तक लिया है, तो ऐसे आईटीसी की डिटेल आपको वहाँ देनी होगी जो आपने 3B में क्लेम किया ही नहीं। तो आप बोलोगे सर ये वाली डिटेल तो ऑलरेडी मेरे पास 2B के अंदर टेबल 8A में उठ के आ रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, टेबल 8A में 2B के बेसिस पे डेटा उठ के आएगा, लेकिन आपने अगर आईटीसी का क्लेम, पिछले साल की आईटीसी का क्लेम उस मंथ की 2B के थ्रू 3B में नहीं लिया, नेक्स्ट ईयर में जाके ले लिया ऐसे आईटीसी की डिटेल, तो वो नेक्स्ट ईयर की 3B में चला गया। तो जितना अमाउंट आपने पिछले साल का नेक्स्ट ईयर की 3B में क्लेम किया है वो आईटीसी की डिटेल आपको टेबल 8C में देनी पड़ेगी। कुल मिला के आपने कोई क्लेम पिछले साल का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया टिल द स्पेसिफाई पीरियड तक, जितना क्लेम आपने 3B के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया उसकी डिटेल टेबल 8C में जाएगी। टेबल 8C भी दिखा देता हूँ आपको, बाहर निकलेंगे, ये देखिए ये है टेबल 8C, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी होती है। ये डाटा ऑटो आएगा, ये डाटा भी ऑटो आएगा। ये डाटा तो देखो आईटीसी एज पर 2B, ये आ गया ना, देखो लिखा आ गया 2B। अब ये डाटा 2B के अकॉर्डिंग उठ के आएगा। तो 3B में जितना आपने आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B में लिया है उसकी डिटेल टेबल 8C में आप दोगे। 16वें पॉइंट पे आ जाओ। 16वें पॉइंट में बोलते हैं कि 8C के अंदर क्या इस तरह की आईटीसी की डिटेल जाएगी जिस आईटीसी को पहले क्लेम किया 24-25 में ही, फिर 24-25 में रिवर्स कर दिया, फिर रीक्लेम कर लिया 25-26 के अंदर।
तो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह के केसेस में इस तरह की आईटीसी की डिटेल टेबल 8C में नहीं जाएगी, क्योंकि 24-25 में क्लेम और रिवर्स किया आपने, क्लेम वाली डिटेल तो क्लेम में चली जाएगी 3B के अंदर, रिवर्सल की डिटेल टेबल 7 में चली जाएगी। रीक्लेम कर रहे हो आप, तो जब आप रीक्लेम कर रहे हो पिछले साल का करंट में, तो उसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे दिखाना होगा। कह रहे हैं कि मिस्टर ए जो है उसने आईटीसी क्लेम किया मार्च मंथ में 25 के अंदर टेबल 4A के 5 GST 3B के अंदर, रिवर्स कर दिया सेम मंथ में 2B के अंदर, मतलब 4B 2 के अंदर GST 3B में। ठीक है, सेम मंथ के अंदर ही रिवर्स कर रहा है, क्लेम भी कर रहा है, रिवर्स भी कर रहा है, दोनों की रिपोर्टिंग अलग अलग है। बिकॉज ऑफ गुड्स नॉट रिसीव टू हिट्स फैक्ट्री, मतलब माल जो है उसकी फैक्ट्री तक रिसीव नहीं हुआ। अप्रैल मंथ में आईटीसी रीक्लेम कर लिया उसने 3B में टेबल 4A 5 के अंदर। अब मिस्टर ए विल बी रिपोर्ट टेबल 6B एंड टेबल 7 ऑफ GSTR 9 24-25। बोल रहे हैं कि मिस्टर ए जो है वो GSTR 9 के टेबल 7 को रिपोर्ट करेगा और 6B को रिपोर्ट करेगा। 7H में क्या जाएगा, रिवर्सल की डिटेल, और 6B में क्लेम की डिटेल जाएगा। टेबल 8A हैव corresponding ITC and also the table 8B will be auto populated from 6B of GSTR 9. As a result, there is no difference in 8D. It means ITC is reclaimed in next financial year should not be reported in table 8C. It will create mismatch in table 8D. This reclaim should be reported in table 13 only. अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। सिनेरियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए जो है सेम मंथ की, मतलब मार्च मंथ की 3B फाइल कर रहा है। पहले वो टेबल 4A के 5 में आईटीसी लेता है, 4A के B2 में आईटीसी को रिवर्स कर देता है। सेम मंथ में कर दिया उसने, वो इसलिए किया क्योंकि माल उसके गोडाउन में रिसीव नहीं हुआ, माल सीधा अप्रैल में रिसीव हुआ। तो अप्रैल के अंदर उस आईटीसी को 3B के टेबल 4A के 5 में क्लेम कर लेता है। ठीक है, 4A 5 किस लिए होता है, क्लेम करने के लिए। 4B 2 किस लिए होता है, रिवर्सल के लिए। तो मार्च में क्लेम भी कर रहा है, रिवर्सल भी कर रहा है, लेकिन अप्रैल में जाकर क्लेम कर रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या इस तरह की आईटीसी की डिटेल GSTR 9 के टेबल 7 में GSTR 9 में जाएगी, इसको रिपोर्ट, इस तरह की आईटीसी की डिटेल क्या टेबल 8C में करेंगे, इस तरह की आईटीसी की डिटेल क्या टेबल 8C में करेंगे। तो यहाँ पे देखो बोलते हैं कि देखो इस तरह की आईटीसी की डिटेल आप 24-25 की 9 में सबसे पहले तो 7H में कर दोगे रिवर्सल की डिटेल, और क्लेम की डिटेल ऑटोमेटिक आपकी 6B में आ जाएगी 3B से उठ के, जितना आपने क्लेम लिया होगा। ठीक है, रिवर्सल की डिटेल 7 में चलेगी, तो जो क्लेम लिया वो रिवर्स हो गया, यानी 7 में रिवर्स हो रहा है, 6B में क्लेम ले रहे हो आप, तो 0 हो गया इफेक्ट, मतलब टोटल आईटीसी तो 0 हो गया। रीक्लेम कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में, तो जब नेक्स्ट ईयर में क्लेम करोगे तो उसकी डिटेल 8C में नहीं दोगे, क्योंकि जैसे आप उसकी डिटेल 8C में दोगे वहाँ पे डिफरेंस बनाना शुरू कर देगा। 6B और 7 के बाद डिफरेंस आपका 8D के अंदर 0 है। ऐसे आईटीसी की डिटेल कहाँ देनी होगी 9 में, तो बोला है कि इस तरह की आईटीसी की डिटेल आप टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करोगे, यानी पहले क्लेम, रिवर्सल, देन रीक्लेम। उस तरह की डिटेल टेबल नंबर 13 में जाएगी। समझे? कह रहा कौन कौन से केसेस है जिसमें 8C में GSTR 9 के आईटीसी की रिपोर्टिंग होगी। तो कह रहा आईटीसी 24-25 का जो 2B का पार्ट है ऑटो पॉपुलेट होके 8A में आया 9 में, बट उस आईटीसी को क्लेम रिसिपेंट ने 24-25 में नहीं किया। उस तरह के आईटीसी की कोरस्पोंडिंग एंट्री, यानी कोरस्पोंडिंग आईटीसी को कब क्लेम किया, 25-26 की 3B में किया स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या हो गया, अप्रैल 25 से लेकर अक्टूबर 25 की बीच की 3B में क्लेम किया। उस तरह की आईटीसी की डिटेल 8C में जाएगी। समझो 8C में क्या रिपोर्ट करना है, 2 पॉइंट बताएं 8C में रिपोर्ट करने के लिए। बोल रहे हैं कि 24-25 की 2B के अंदर आईटीसी आया, लेकिन टैक्स पेयर ने उसको क्लेम नहीं किया, रिसिपेंट ने उसको क्लेम नहीं किया। रिसिपेंट
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B में क्लेम कर रहा है। 2B में डाटा आएगा तो कब क्लेम करेंगे? 3B में क्लेम करते हैं, 2B के थ्रू ऑटोमेटिक आता है। तो उस इनवॉइस को हटा के बाकी का क्लेम कर लिया, लेकिन उस इनवॉइस का क्लेम नहीं लिया। कब ले रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 2B में ले रहा है। उस फाइनेंशियल ईयर में उसने ना ही उसका रिवर्सल किया ना ही क्लेम किया। रिवर्सल और क्लेम करेगा तो मैंने बता दिया आपको कि कहाँ देना होगा। ना ही उसने रिवर्सल किया ना ही क्लेम किया। उसने क्या काम किया? वैल्यूज़ को चेंज कर दी, 3B के अंदर वैल्यू चेंज कर दी, इनवॉइस को हटा दिया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 3B में उस इनवॉइस का ITC ले लिया। तो ऐसे ITC की डिटेल टेबल 8C में जाएगी। ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि 24-25 से रिलेटेड ITC था, सप्लायर ने उस इनवॉइस को GSTR उनमें टाइमली रिपोर्ट नहीं किया, मतलब 24-25 की GSTR उनमें रिपोर्ट नहीं किया। सप्लायर क्या कर रहा है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल 25 से अक्टूबर 25 की R1 में रिपोर्ट कर रहा है। ऐसे में ITC क्या चला गया? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 2B में चला गया। ठीक है। और रिसिपेंट ने उस करस्पॉन्डिंग टाइम टेबल 4B में क्लेम किया 25-26 के अंदर स्पेसिफाई पीरियड तक। उस तरह के ITC की डिटेल टेबल 8C में जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि मिस्टर ए जो है परचेज कर रहा है गुड्स जनवरी 25 मंथ में, उसने ITC क्लेम करना मिस कर दिया जो जनवरी में माल खरीदा था। नाउ मई मंथ 25 के अंदर ITC क्लेम कर 4A5 में GSTR 3B के अंदर। ये ITC 24-25 का था, फर्स्ट टाइम ITC क्लेम कर रहा है स्पेसिफाई पीरियड तक। तो इस तरह की ITC की रिपोर्टिंग वो टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 में देगा GSTR 9 के अंदर। ठीक है। बेसिकली 8C और 13 के अंदर रिपोर्टिंग बिल्कुल सेम सी होती है। यहाँ भी देख सकते हैं 8C में बोलता है कि ITC अवेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई, ITC ऑन इनवर्ट सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाई पीरियड। और 13 में भी सेम चीज़ें बोली जाती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर क्लेम किया है जो अवेल किया तो। बेसिकली 13 और 8C आपस में दोनों एक जैसे समान है, एक जैसे लिंक है, एक दूसरे से लिंक है, ये बोल सकते हो। 19 नंबर पॉइंट पे है कि गुड्स को इंपोर्ट किया 24-25 में, उसका ITC फाइनेंशियल ईयर 25-26 में क्लेम किया। तो उस तरह की ITC की रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे? कह रहे हैं दिस रिपोर्ट विल न्यू इंसर्टेड रॉ 8H1। देखो एक नया रॉ इंसर्ट किया गया है टेबल 8 के अंदर 8H1। IGST क्रेडिट अवेल ऑन इनपुट गुड्स ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो अगर IGST इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का ITC है, आपने क्लेम किया तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ जाएगी। लेकिन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का ITC आपके पास था, आपने क्लेम नहीं किया, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ जाएगी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यहाँ होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ होगा। ये एक नई टेबल इंसर्ट की गई है। ठीक है। ऑटो पॉपुलेट वैल्यू जो है वो टैक्स पेबल का टेबल 9 के अंदर GSTR 9 के 24-25 में आता है। अगर उसकी नेगेटिव लायबिलिटी रहेगी 3B से जो उठ के आया, उसमें से कौन सी वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होगी और ये वैल्यू कैसे आएगी, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ बोल रहे हैं कि टैक्स पेबल कॉलम जो है कैप्चर होता है 3B से, 3B की जो नेट लायबिलिटी है। ठीक है। यानी GSTR 3B की टेबल 6(1) से उठती है। अगर लायबिलिटी वहाँ से उठ रही है और पॉजिटिव वैल्यू है तो नेट लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होकर 9 में पहुँच जाएगी। अगर नेट अमाउंट टेबल 6(1) की नेगेटिव है तो अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होके टैक्स पेबल कॉलम में नहीं जाता है। यानी 3B के अंदर 6.1 में कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो 9 के अंदर GSTR 9 में टेबल 9 में ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आता। ऐसे में टैक्स पेयर उस टेबल को, एडिटेबल होता है वो टेबल चेंज कर सकता है टैक्स पेयर। टेबल नंबर 12-13 में कोई भी चेंजेस नहीं है 12-13 में। HSN से रिलेटेड समझ लेते हैं। एडिशनल फैसिलिटी HSN की मिलेगी टेबल नंबर 17 में GSTR 9 के 24-25 में देख सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल के अंदर HSN डिटेल्स को। टेबल 12 GSTR 1 का होगा, वहाँ से आप अपने एक्सेल में अपने HSN वाइज कोड HSN की डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको ये। तो HSN वाइज डिटेल टेबल नंबर 17 की जो डाउनलोड करना चाहते हो उसकी टेबल आपको यहाँ दिखेगी, देख सकते हैं। डाउनलोड टेबल 12 ऑफ GSTR 1,
यहाँ से HSN वाइज टेबल जो है वो डाउनलोड होगी, एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। रिक्वेस्ट देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, अप टू 20 मिनट्स का टाइम लेगा ये। एक्सेल में ये शीट डाउनलोड हो जाएगी। ये शीट पहले नहीं थी, ये नया किया है, नया ऐड किया है कि भाई अपना GST और उनका HSN कोड को एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, ये पहले नहीं था, इस ईयर से नया ऐड किया है। बोलते लेट फीस कैसे कैलकुलेट करेगा 9C में 24-25 के अंदर। तो एज पर क्लैरिफिकेशन सर्कुलर जो इशू किया गया है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 के अंदर जो बताया गया है उसमें दोनों फॉर्म है 9 और 9C। अकॉर्डिंगली GST 9C के अंदर टैक्स पेबल, लेट फी पेबल और पेड का एक नया टेबल इंसर्ट कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, अब GST 9C में, हाँ जी दोस्तों, अब टैक्स लेट फीस पेड और लेट फीस पेबल की एक नई टेबल अब आपको 9C में देखने को मिलेगी, क्योंकि 9C में ये इंसर्ट कर दिया गया लेट फीस पेड और पेबल। अब चलिए देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है कि कैसे आप ITC की रिपोर्टिंग करेंगे। बहुत थोड़ी बड़ी सी टेबल है, चलिए समझते हैं। कह रहा है कि क्लेम और रिवर्सल किया और रिक्लेम कर लिया सेम 24-25 के अंदर, ज्यूम करना है 120 रुपये का ITC था, तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो कह रहा है कि देखो, ओरिजिनली पहले क्लेम किया, फिर उसके बाद रिवर्स कर दिया, फिर उसके बाद रिक्लेम कर लिया। तो क्या कह रहा है, रिलेवेंट टेबल ऑफ 9 के कौन से टेबल में जाएगा, 24-25 के 9 में देखते हैं। तो कह रहा है देखो 3B का जो है GST 3B के अंदर टेबल 4A में ये जो ITC है ये उठ के GST 9 के टेबल 6A में जाएगा। अब ये ITC जो है वो 2 बार आ जाएगी रिपोर्ट होके, क्यों, क्योंकि एक बार ये क्लेम हुआ, एक बार ये क्लेम हुआ, तो क्लेम क्या हो गया, 2 बार हो गया। 9C में क्या इम्पैक्ट दिखेगा इसका, कि जो टेबल नंबर 6A है उसके अंदर तो अमाउंट 2 बार आ रहा है ना भाई, क्योंकि एक बार आपने क्लेम किया तो आया, एक बार रिक्लेम किया तो आया, तो आपने 3B के अंदर ये वैल्यू 2 बार रिपोर्ट करी, 4A 5 में 2 बार रिपोर्ट करी ये वाली वैल्यू, तो जो टेबल 6A होगा 9 का उसमें 2 बार वैल्यू आएगी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 2 बार है। अब 61A के अंदर नील होगा, इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, इसलिए कोई रिपोर्टिंग नहीं जाएगी। A2 के अंदर नेट ITC कितना दिखेगा, 240। 6B के अंदर इनवर्ट सप्लाई जो है वो 120 है, और 6H के अंदर यानी जो ITC आपने रिक्लेम किया वो 120 है। तो 6I के अंदर टोटल 240 दिखेगा, समझे। उसके बाद J के अंदर डिफरेंस 0 आएगा। 7 के अंदर 120 रुपये रिपोर्ट करेंगे, 7H के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो, तो 120 रुपये लेस हो गया। टेबल 8A के अंदर ITC 2B का केवल 120 आएगा, और 6B से भी 120 उठ के आएगा। 8C में रिपोर्टिंग 0 होगी, 8D में डिफरेंस 0 हो जाएगा। 12 के अंदर कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, और 13 में भी कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। मैंने भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में ही क्लेम किया, रिवर्सल कर दिया। 8C 12 13 इनमें कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो ऐसे रिपोर्टिंग होंगी, समझे। तो देखा दोस्तों आपने, इस वाले केस में ऐसे रिपोर्टिंग करनी है एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 2 में बात करते हैं। क्लेम और रिवर्सल किया 24-25 में, लेकिन रिक्लेम कर लिया 25-26 में। अब ऐसे रिपोर्टिंग, इसकी रिपोर्टिंग कहाँ करें, तो कह रहा है मार्च 25 का था, मार्च 25 का था, अप्रैल 25 का था, यानी मार्च 25 24-25, मार्च 25 24-25, इसके अंदर क्लेम और रिवर्सल किया, लेकिन रिक्लेम कर लिया 25-26 में, अप्रैल 25-26 में। 120 रुपये मैंने 6A के अंदर मेरा उठ के आया, जो कि 3B से उठ के आता है, क्योंकि मैंने क्लेम किया था, ठीक है, तो वहाँ से उठ के आ गया। उसके बाद 6A1 नहीं देंगे, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुआ है ये क्लेम और रिवर्सल, तो इससे रिलेटेड नहीं है। 6A2 के अंदर नेट ITC 120 उठ के आएगा। B के अंदर इन्वर्ट सप्लाई वाइफरकेशन देते हैं बेसिकली ITC का, ये भी सेम 120 ही रहेगा, इसका टोटल भी 120 ही बनेगा। रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल में मैं 120 रुपये करूँगा, क्योंकि सेम ईयर में क्लेम भी कर रहा हूँ, और सेम ईयर में क्लेम भी कर रहा हूँ, सेम ईयर में रिवर्सल कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाकर रिक्लेम कर रहा हूँ। तो 120 मैंने रिवर्सल में डाल दिया। नेट ITC जो मेरा उठ के आएगा वो 120 आएगा।
6B के अंदर 120 उठ के जाएगा, ठीक है। टेबल 8A के अंदर जो ITC उठ के आएगा वो 120 आएगा। नेट ITC जो ये कहाँ से उठ के आता है, 2B से, तो 8A के अंदर 120 उठ के आएगा। 6B के अंदर मतलब 8B में जो ITC जाएगी डिटेल, 8B दिखाते हैं आपको। 8B कहाँ, ये 8B, ये 8B में 3B से डाटा उठ के आता है तो वो भी 120 ही आएगा, यानी 3B वाला डाटा भी 120 और 2B वाला डाटा भी 120। 8C में रिपोर्टिंग 0 जाएगी। 0 क्यों जाएगी? नोट 1 देखो, नोट 1 में क्या कह रहा है, इट शुड नॉट बी रिपोर्टेड इन 8C, इट्स पर्टेनिंग टू 8B, सो एडिंग द सेम विल क्रिएट डिफरेंस इन 8D। कह रहा है कि हम इसको 8C में नहीं कर सकते, अगर 8C में करेंगे तो 8D में डिफरेंस बनाएगा, 8D में डिफरेंस बनाएगा। देखो ये टेबल 120 मेरा यहाँ उठ के आया 2B से, 120 3B से उठ के आया, ठीक है। अब 3B में कैसे उठ के आया 120? क्योंकि हमने पहले एक बार क्लेम किया, रिवर्सल किया, फिर रिक्लेम किया, तो 2B में तो 120 आ गया, यहाँ भी 120 बन के आएगा, तो यहाँ डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 108C में दिखा दोगे तो 8D में डिफरेंस बना देगा। तो ऐसे ITC को 8D में नहीं दिखाना है, डिफरेंस 8D में नहीं बनाना है, आपको ऐसे ITC को टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना है कि उस साल का ITC नेक्स्ट ईयर में लिया है, क्योंकि 8C में जैसे ही डालोगे वो डिफरेंस बनाएगा। तो बोल रहे हैं कि भैया ऐसे ITC को D में 8D में रिपोर्ट मत करो, ये एडवाइजरी है, ध्यान रखना। ये नहीं कि भाई 8C में जो रिपोर्ट किया 13 में ले जाओ, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसको समझ लोगे ना, 9 समझ लिया, इसको समझ लिया ITC की रिपोर्टिंग को, तो 9 में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। जो नोटिस आती है ना वो बच जाएंगे आपके। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 24-25 में तो ये रिपोर्ट होगी, 25-26 का भी साथ के साथ दे रहे हैं। 25-26 में बोल रहे हैं कि 25-26 में अगर मैं खड़ा हूँ तो 25-26 के अंदर क्या रिपोर्टिंग जाएगी, क्योंकि मैंने रिक्लेम किया था तो मेरी 3B में उठ के आएगा 6A के अंदर डेटा, और यहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे 6A1 के अंदर, क्योंकि हमने पिछले साल का ITC करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया है, इसलिए 120 यहाँ रिपोर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, नेट ITC 0 हो गया, क्योंकि पिछला जो 3B में आ रहा था वो 6A1 में रिपोर्ट करते के साथ ही इस अमाउंट को ये लेस करेगा, तो यहाँ नेट अमाउंट 0 हो गया, बाकी और कोई भी फिगर जाएगी नहीं। इसी प्रकार से 3rd एग्जाम्पल में बोल रहा है कि क्लेम और रिवर्सल 24-25 में किया, लेकिन रिक्लेम 25-26 में किया ड्यू टू रूल 37 और 37A के अकॉर्डिंग, जहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती रिक्लेम करने की, ठीक है। तो बोल रहे अप्रैल 24 पे ओरिजिनल क्लेम अप्रैल 24 में हुआ 24-25 के अंदर, रिवर्स अक्टूबर 24 में हो गया, लेकिन अप्रैल 25 में 25-26 में रिक्लेम हुआ। तो बोल रहे देखो 120 रुपये की रिपोर्टिंग तो आप करोगे 6A के अंदर उठ के आएगा इनवॉइस, इसकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पिछले साल का करंट ईयर में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 24-25 की 9 कर रहे हैं। 120 की रिपोर्टिंग 120 जो यहाँ लिखा था वो टोटल यहाँ 120 आ जाएगा आपका नेट। अब बोल रहे कि 6B में अब वाइफर्गेशन वगैरह देते हो तो 6B में 120 रुपये उठ के आएंगे। उसके बाद नीचे बात करें तो ये टोटल आ गया 120 का। उसके बाद जो रिवर्सल है, रिवर्सल वाला कॉलम यहाँ पे रूल 37A यूज़ करना होगा। फिर 8C में जो 2B से डाटा उठ के आता है वो 120 ही उठ के आएगा। फिर 8 के अंदर टेबल 8 के अंदर 6B का डाटा वो भी 120 उठ के आएगा, क्योंकि ये 3B से आता है। 3B में जो क्लेम किया था वो उठ के आ गया। अब नोट नंबर 13 देखो, 13 के अंदर नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 में बोलता है ITC क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37 विल बी कंसिडर ITC ऑन द ईयर विच इज एलिजिबल टू क्लेम अराइजेस। इन दिस केस ITC इज क्लेम इन 24-25, 25-26, देयरफॉर इट इज कंसिडर ITC 25-26, नोट 24-25, नोट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 13 ऑफ 9 24-25। देखो क्या कह रहा है, समझना। कह रहा है कि 37A और 37 का ITC कोई अगर रहता है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लेम करने की है,
कि आप 25-26 में क्लेम कर सकते हो उस तरह की आईटीसी को। तो इस तरह की आईटीसी को आप 24-25 का पार्ट ना मान के 25-26 का पार्ट मानोगे। इस तरह की आईटीसी को टेबल नंबर 13 और टेबल नंबर 38C में रिपोर्ट नहीं करना। ये नहीं कि पिछले साल का इस साल क्लेम किया, नहीं भाई। अगर रूल 37A का है तो 8C और 13 में रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, वो 25-26 का ही आईटीसी कंसिडर किया जाएगा। ऐसे में उसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 8C और 13 में नहीं देनी। 25-26 की लाइन में क्या इफेक्ट दिखेगा? 120 रुपये आपने पिछले साल का इस साल क्लेम किया, 6A में रिपोर्टिंग नहीं करोगे क्योंकि पिछले साल का आईटीसी हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते, करंट ईयर का कंसिडर करना होगा 37A और 37 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 120 टोटल आया, 120 का मेरा टोटल क्लेम हो गया, 120 टोटल आ गया। आईटीसी रीक्लेम अंडर द प्रोविज़न, रीक्लेम 120 आ गया इस प्रोविज़न के अंदर जो हमने क्लेम किया है, और इसके बाद 120 यहाँ पे इसका टोटल आया, डिफरेंसेस ज़ीरो हो गए, तो ये हमारा 120 रुपये का क्लेम मेरा जेन्युइन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आईटीसी की रिपोर्टिंग करनी है। बड़े ध्यान से आपको करना होगा, इस एडवाइजर को ज़रूर लेना 9 और 9C फाइल करते वक्त। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।